वक्त आपका है, चाहो तो सोना बना लो, चाहो तो सोने में गुजार दो। केमिस्ट्री की ऑनलाइन क्लासेज में मैं नरेश जांगीड़ आप सभी बच्चों का एक बार पुनः हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बेटा, अपन ने कल तक के वीडियो में अपन ने जो पढ़ा था उससे आगे आज अपन स्टार्ट करते हैं। कल अपन ने बहुप्रक्षेपण घातांक पढ़ा था, जिसमें आपको ये पढ़ाया गया किसी बहुलक के भार औसत अनुभार व संख्या औसत अनुभार का अनुपात पीडीआई बहुप्रक्षेपण घातांक कहलाता है। अर्थात पीडीआई बहुप्रक्षेपण घातांक पॉली डिस्पर्सिटी इंडेक्स इज इक्वल टू एम बार डब्ल्यू भार औसत अनुभार बट्टे संख्या औसत अनुभार एम बार एन। वेरी इंपॉर्टेंट, इस पे क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में पुराने पेपर्स में आए हुए हैं। उसके बाद आपको ये पढ़ाया था ऐसे पदार्थ जिनके अंदर अणुओं का अणुभार एक समान होता है एकल प्रक्षेपी कहलाते हैं। काफी इंपॉर्टेंट बातें जिनको मैं एक बार पुनः आपको रिपीट कर रहा हूं। तो जिन पदार्थों में अणुओं का अणुभार एक समान होता है एकल प्रक्षेपी कहलाते हैं। जैसे रासायनिक पदार्थ, जैसे बायोमोलिक्यूल है प्रोटीन, इसके पीडीआई का मान 1 होता है। इसके पीडीआई का मान कितना होता है? 1। रीजन इधर देखिए आप, प्रोटीन के लिए भार औसत अनुभार व संख्या औसत अनुभार का मान समान होता है, और जब समान राशियों का अनुपात निकालते हैं तो ऑलवेज क्या आता है? 1 आता है। इसके विपरीत ऐसे पदार्थ होते हैं जिनमें प्रत्येक अणु का अणुभार भिन्न भिन्न होता है, उनको बोलते हैं बहुप्रक्षेपी। क्या बोलते हैं? बहुप्रक्षेपी। उदाहरण संश्लेषित बहुलक, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। संश्लेषित बहुलक, इनके लिए एम बार डब्ल्यू का मान ज्यादा होता है और एम बार एन का मान अधिक होता है, इसलिए पीडीआई का मान 1 से अधिक होता है। वेरी इंपॉर्टेंट। आपको कंपटीशन के पेपर में इनकी वैल्यूज मिलेंगी। जैसे इसका मान लो आपको 2000 और इसका आपको 1000 मिल जाए, तो पीडीआई का वैल्यू कितनी होगी? 2। कितनी होगी? 2 हो जाएगी। इसी तरह से अन्य कोई नंबर देके मैंने एग्जांपल लिया, हो सकता है आपको एग्जाम में इस तरह की कोई इनकी वैल्यू मिल जाए और आपको पीडीआई की वैल्यू पूछा जाए, तो बहुत इजी वे में इनको आप सॉल्व कर सकते हैं। फिर अपन कल के होमवर्क के क्वेश्चन पर चर्चा करते हैं। कल क्वेश्चन दिया था धनायनिक बहुलीकरण किन द्वारा किन एकलकों का बहुलीकरण होता है, तो सॉल्यूशन क्या होगा इसका? ऐसे वाइनिल व्युत्पन्न एकलक जिनमें इलेक्ट्रॉन दाता समूह जुड़ा हुआ हो, इलेक्ट्रॉन दाता समूह जुड़ा हुआ हो, वो जो होते हैं वाइनिल व्युत्पन्न एकलक, वो धनायनिक बहुलीकरण द्वारा बहुलक का निर्माण करते हैं। तो आंसर क्या आएगा? वाइनिल व्युत्पन्न एकलक जिनमें इलेक्ट्रॉन दाता समूह जुड़ा हुआ हो। आपको पीछे की वीडियो में पढ़ाया था, ये वाइनिल समूह है। इसके साथ आपको पढ़ा था अक्ष, अक्ष ऐसे बताया था आपको इलेक्ट्रॉन दाता समूह। तो इस पर क्या होगा? ये पाई बंद के इलेक्ट्रॉन इस पर चले जाएंगे, तो इस पर क्या आ गया? पार्शियल नेगेटिव चार्ज। इस पर क्या आ गया? पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो प्रोटॉन इस पर अटैक करता है, अतः धनायनिक बहुलीकरण को अम्ल उत्प्रेरित बहुलीकरण भी कहा जाता है। ऐसा कुछ पढ़ाया था। तो इसका आंसर तो इतना ही होगा, वाइनिल व्युत्पन्न जिनमें इलेक्ट्रॉन दाता समूह जुड़ा हुआ हो, वो एकलक जुड़कर बहुलक बनाते हैं, तो उनका बहुलीकरण धनायनिक बहुलीकरण की प्रक्रिया द्वारा होता है। पूरी व्याख्या कर दी मैंने पीछे के पॉइंट को इसके साथ ऐड करके। नेक्स्ट क्वेश्चन था होमवर्क का, सेलुलोज के एकलक का नाम बताओ। तो सॉल्यूशन बिल्कुल सिंपल, क्या होगा? ग्लूकोज इकाइयां होंगी, जो आपको प्राकृतिक बहुलक में आपको पीछे पढ़ा दिया गया था। उसके बाद आपको मैंने एक होमवर्क का क्वेश्चन में आपको एक न्यूमेरिकल दिया था भार औसत अणुभार का, कि बहुलक नमूने में 20 अणुओं का अणुभार 20,000, 40 अणुओं का अणुभार 40,000 है, तो एम बार एन व एम बार डब्ल्यू दोनों का कैलकुलेशन करना है। तो सो सिंपल, देखिए एम बार एन इज इक्वल टू क्या होता है बेटा? एम बार एन इज इक्वल टू होता है, आपको पढ़ा था N1 M1 प्लस N2
m2 बट्टे, यहाँ दो ही बहुलक नमूने में दो ही प्रकार के अणु दिए गए क्वेश्चन में, 20 अणुओं का 20,000, 40 अणुओं का 40,000, तो मैंने इनको दो बार ही लिया है, बट्टे n1 प्लस n2। तो इसको अपन सोल्व करें, देखिए बेटा, तो किस तरह से इसको सोल्व करेंगे, वैल्यूज को पुटअप करेंगे। 20 गुणा 20,000 प्लस 40 गुणा 40,000 बट्टे 20 प्लस 40, सोल्व कर देंगे। दो दो, देखिए जीरो कितने बेटा 4, इसमें भी 4, 1 5 5, तो मैं क्या कर सकता हूँ 10 टू द पावर 5, 2 दूनी 4 और 4 4 16, क्या हो गया 20 बट्टे 60, 20 एकम 20, 20 3 60। इसको सोल्व करेंगे 1 बट्टे 3 गुणा 10⁻5, इसमें 0.333 गुणा 10⁻5 और इसको सोल्व कर देंगे आगे, तो बेटा कितना आएगा, इसमें 10 टू द पावर 5 3 ईयर ही, तो 2 जीरो बच जाएंगे। इस तरह से इसका सोल्व अपन कर लेंगे। आगे 3 3 4 भी राइट कर सकते हैं, इतना भी अपन इसको राइट कर सकते हैं। इसको अपन इस वे में भी लिखना चाहें, 0.333 गुणा 10⁻5 का मीन क्या हुआ, 10 के कितने जीरो लगा देंगे अपन 5। इसको सोल्व करें 1 2 3 4 5, 3 को छोड़कर डेसिमल लगाना 1 2 3, तो सॉल्यूशन क्या गया अपना 33,300। इस तरह से इसको अपन सोल्व कर लेंगे। दूसरा आपका m/w, इसको करते हैं तो इसका फॉर्मूला क्या है, n1 m1 स्क्वायर बट्टे n2 m2 स्क्वायर, सॉरी n1 m1 स्क्वायर प्लस n2 m2 स्क्वायर बट्टे n1 m1 प्लस n2 m2। इसी तरह से वैल्यूज पुटअप करके आप इसको सोल्व कर लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे। n की वैल्यू 20 गुणा 20,000 का स्क्वायर, 40 गुणा 40,000 का स्क्वायर और बट्टे 20 गुणा 20,000 प्लस 40 गुणा 40,000। इसको सोल्व करेंगे, देखिए बेटा 4 2 2 4 4 8, 8 का डबल कितना हो जाएगा, 4 का डबल कितना हो जाएगा 8, ऊपर स्क्वायर लगा हुआ है, इट मीन्स 8 और 1 1 जीरो, इनमें क्या राइट कर सकते हैं, कल आपको बताया था 10⁻9, 2 दूनी 4 4 दूनी 8, इधर रफ करते हैं अपन 8, फिर बीच में प्लस का निशान लगा हुआ, 4 4 16 और 16 4 64। दोबारा एक बार चेक कर लेते हैं, कैलकुलेशन को चेक करना चाहिए बेटा। 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 2 दूनी 4 और 4 दूनी 8, 4 4 16, 16 4 64, कितने हो गए 72 हो गए ना, तो 72 अपॉन, इसमें भी ऐसे कर सकते हैं 4 और 1 5, 2 दूनी 4 और 4 4 16 20। अब इसको अपन क्या सोल्व कर सकते हैं, 72 बट्टे 20 गुणा 10⁻4, और इसको अपन आप सोल्व कर लेना, इसका आपका सॉल्यूशन जितना भी आता है इस वे से इसको सोल्व कर लेंगे। आई होप बेटा आपने भी इसी मेथड से आप इनको सोल्व किया होगा। उसके बाद देखिए बेटा अपन आगे बढ़ते हैं, आपको इतना करवाया था एक छोटा सा पॉइंट, इसमें आपको पुनः बता रहा हूँ, भार औसत अणुभार का मापन प्रकाश प्रकीर्णन, अवसाधन, द्रुत अपकेंद्रण जैसी विधियों से किया जाता है। पुनः बता दूं, भार औसत अणुभार का मापन प्रकाश प्रकीर्णन, अवसाधन, द्रुत अपकेंद्रण इन विधियों से किया जाता है। उसके बाद बेटा अपन कुछ क्वेश्चंस लेते हैं, आपको होमवर्क के क्वेश्चन दे रहा हूँ। बहुलकों के भार औसत अणुभार ज्ञात करने का सूत्र लिखो। बोर्ड के अंदर 2018 के बोर्ड के पेपर में पूछा हुआ है, बहुलकों के भार औसत अणुभार ज्ञात करने का सूत्र लिखो। इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं केमिस्ट्री के पेपर में, जिनको आप इजी वे में सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होमवर्क के लिए बेटा, टेरिलिन के दोनों एकलकों के साधारण नाम लिखिए। टेरिलिन के दोनों एकलकों के साधारण नाम लिखिए। 2017 के बोर्ड के पेपर में आया वही क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन होमवर्क के लिए, किसी बहुलक के भार औसत अनुभार व संख्या औसत अनुभार का अनुपात क्या कहलाता है। 2018 के सप्लीमेंट्री बोर्ड 2018 के पेपर में पूछा हुआ है कि बहुलक के भार औसत अनुभार व संख्या औसत अनुभार का अनुपात क्या कहलाता है। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, आपको खुद करना। उसके बाद बेटा अपन नया पॉइंट पढ़ते हैं रबर। केमिस्ट्री में कभी भी बड़े बड़े आंसर वाले क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बहुत छोटे छोटे आंसर देने होते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन है वो बोर्ड में केमिस्ट्री के अंदर पूछ जाते हैं। जैसा आपको 11वीं क्लास से आपको बताते आ रहे हैं, 12th क्लास में आपको पुनः इस बात को रिपीट कर दें कि केमिस्ट्री के पेपर में कभी भी बड़े क्वेश्चंस नहीं आते, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस आते हैं जिनके आंसर बहुत ही ईजी होते हैं। बशर्ते एक बच्चा रेगुलर पूरा पॉइंट टू पॉइंट पढ़ता है तो प्रॉब्लम्स को सोल्व करना उसके लिए बहुत ही ईजी हो जाता है। देखिए बेटा आज अपन पढ़ते हैं नया पॉइंट इस वीडियो में रबर। रबर जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होते हैं प्राकृतिक रबर और एक होता है संश्लेषित रबर। पहले अपन नेचुरल रबर की बात करते हैं इस वीडियो में। प्राकृतिक रबर क्या होते हैं? देखिए रबर का जो उत्पादन है, रबर का एक पेड़ है, बोटनी के अंदर बायोलॉजी में आप पढ़ते हो हैविया ब्रेसिलियंसिस, हैविया ब्रेसिलियंसिस, हैविया ब्रेसिलियंसिस और दूसरा होता है गट्टा पार्शा से प्राप्त दूध जैसा पदार्थ जिसको लैटेक्स हिंदी में बोलते हैं क्षीर, उससे प्राप्त किया जाता है। क्षीर जो होता है वेरी इंपॉर्टेंट आपके कंपटीशन के लिए। रबर का जल में कोलोइडी विलयन होता है, रबर का जल में कोलोइडी प्रक्षेपण होता है। अब मैंने ये क्या कह दिया इसके बारे में इशारा बता रहा हूं बेटा। क्षीर या लैटेक्स रबर का जल में कोलोइडी प्रक्षेपण होता है। ध्यानपूर्वक समझना बेटा, कोलोइडी के बारे में अपन 5 के चैप्टर में पढ़ेंगे। कोलोइडी के बारे में एक वैज्ञानिक थे थॉमस ग्राहम, थोड़ा आपको डिटेल से बता रहा हूँ, वैसे आप 5 के चैप्टर में और अच्छे से पढ़ेंगे। वहाँ थॉमस ग्राहम जिन्हें फादर ऑफ कोलोइडल केमिस्ट्री कहा जाता है, कोलोइडी रसायन के पितामह कहा जाता है थॉमस ग्राहम ने। थॉमस ग्राहम ने 1861 में क्या बताया, इन्होंने बताया कि विभिन्न पदार्थों के विलयन का जानताऊ झिल्ली में पारगमन के आधार पर पदार्थ हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं कोलोइड और दूसरे होते हैं क्रिस्टलाब। 1 मिनट ज्यादा लगेगी बेटा, बट पूरा बता देता हूं आपको कि इसका अर्थ क्या हुआ। कोलोइड ऐसे पदार्थ जिनका विलयन जानताऊ झिल्ली से पारगमित नहीं होता, उसे आर पार नहीं निकलता, पारगम्य नहीं होता, ऐसे पदार्थों का विलयन कहलाता है कोलोइडी विलयन। और जिन पदार्थों का विलयन जानताऊ झिल्ली से पारगमित हो जाता है उसको बोलते हैं क्रिस्टलोइड या क्रिस्टलाब। फिर आधुनिक मतानुसार ये बताया गया कोलोइड पदार्थ नहीं बल्कि पदार्थ की एक अवस्था है। पदार्थ की क्या एक अवस्था है। विलय के कणों के आधार पर, कणों के आकार के आधार पर, विलय के कणों के आकार के आधार पर पदार्थों को 3 भागों में डिवाइड किया। एक आपको पढ़ने को मिलेगा वास्तविक विलयन, दूसरे मिलेंगे आपको निलंबन सस्पेंशन, और तीसरे आपको मिलेंगे कोलोइड। वास्तविक विलयन ऐसे विलयन होते हैं जिनमें विलय के कणों का आकार 1 नैनोमीटर से कम होता है। 1 नैनोमीटर से कम आकार के जो पदार्थ के विलयन है वो ट्रू सॉल्यूशन कहलाते हैं, वास्तविक विलयन। निलंबन 1000 नैनोमीटर से अधिक आकार वाले पदार्थ के विलयन जो होते हैं वो कहलाते हैं निलंबन। और इन दोनों के बीच का रेंज वाला अर्थात 1 नैनोमीटर से 1000 नैनोमीटर के बीच के कणों के आकार वाले पदार्थों का विलयन कोलोइड कहलाता है। क्या कहलाता है? कोलोइड। इसको अपन ऐसे भी डिनोटेट कर सकते हैं 10⁻⁷ से 10⁻⁵ सेंटीमीटर
आकार के कणों वाले पदार्थ के विलयन क्या कहलाते हैं? कोलोइड। तो क्या होता है बेटा, अब पॉइंट पे आइए आप। रबर यानी विलेय पदार्थ हो गए। रबर के कणों का जल में बना हुआ कोलोइडी प्रक्षेपण होता है। प्रक्षेपण का मतलब क्या, ये भी आपको बता दूं। वैसे ये सारा 5 के चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे। जिस तरह से विलयन के 2 भाग होते हैं, 2 के चैप्टर में आपको पढ़ाया जाएगा विलयन सॉल्यूशन, विलेय प्लस विलायक। द्विअंगी विलयन के 2 भाग, विलेय प्लस विलायक। जिस विलयन में 2 पदार्थ होते हैं द्विअंगी विलयन, 3 पदार्थों से बना हुआ विलयन त्रिअंगी विलयन एंड सो ऑन। और सामान्यतः द्विअंगी विलयनों का अध्ययन करते हैं। तो जिस तरह से विलयन में विलेय और विलायक होते हैं, वैसे ही कोलोइडी विलयन के अंदर जो विलेय होता है उसको बोलते हैं प्रक्षिप्त प्रावस्था। प्रक्षिप्त प्रावस्था, जिसको शॉर्ट में बोला था कोचिंग क्लास में डीपी। और जो विलायक होता है विलयन में, वो किसके समतुल्य होता है? कोलोइडी विलयन में प्रक्षेपण माध्यम। प्रक्षेपण माध्यम, डिस्पर्स्ड मीडियम, डीपी एंड डीएम। तो प्रक्षेपण माध्यम क्या हो गया? विलायक हो गया। अर्थात रबर के कण जल में घुल जाए तो बना हुआ जो कोलोइडी प्रक्षेपण है, कोलोइडी विलयन है, वो क्या कहलाएगा? लैटेक्स। अब इसके लिए आपको पूरा डिटेल से आपको चर्चा कर दी कि ये कोलोइडी क्या होता है, प्रक्षेपण क्या होता है, ये सारा आपको बता दिया बेटा। अब पॉइंट पे आते हैं जो अपन पढ़ रहे हैं। तो रबर का जो उत्पादन है, प्राकृतिक रबर का उत्पादन, रबर का पेड़ होता है हैविया ब्रेसिलियंसिस और गट्टा पार्शा, उससे प्राप्त दूध जैसा पदार्थ जिसे क्षीर कहते हैं, उससे प्राकृतिक रबर प्राप्त किया जाता है। प्राकृतिक रबर में प्रत्यास्थता का गुण होने के कारण इसे प्रत्यास्थ बहुलक भी कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट, काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट शुरू हुआ है इस चैप्टर में। रबर के आगे के काफी इंपॉर्टेंट है, विषय भी पढ़ा है, उसमें भी इंपॉर्टेंट छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको काफी प्रैक्टिस करवाई, उनको अच्छे से तैयार करेंगे। प्राकृतिक रबर में प्रत्यास्थता का गुण होने के कारण इसे प्रत्यास्थ बहुलक भी कहा जाता है। रबर के पेड़ भारत, इंडोनेशिया, मलेशिया, श्रीलंका, दक्षिण अमेरिका में मुख्यतः पाए जाते हैं। रबर प्राप्त कैसे करते हैं? प्राप्त करने की विधि क्या करते हैं बेटा? रबर के पेड़ के तने में एक विशेष प्रकार का चीरा लगा देंगे। जैसे बेटा देखिए, इस तरह से मान लीजिए ये रबर का पेड़ है और ये इसका स्टेम है, तना है, उसमें इस तरह का कोई कट लगा दिया और इसी तरह से इसकी टहनी होंगी, वहाँ कट लगा देंगे और बड़े बड़े बर्तन उनके नीचे रख देंगे और वो लैटेक्स जो होगा बूंद बूंद करके इन बर्तनों में इकट्ठा हो जाएगा। अब इसे कहेंगे क्षीर। क्या बोलेंगे? क्षीर, लैटेक्स। इस लैटेक्स को जल के साथ इतना तनु करते हैं, जल के साथ तनु करते हैं कि क्या रह जाए? 10 से 20% तो क्या रह जाए? इसमें रबर की मात्रा रह जाए, बाकी जल हो जाए। इतना जल मिलाकर इसे क्या कर देते हैं? तनु कर दिया जाता है। तनु और सांदर 2 प्रकार के विलयन होते हैं, जिसके बारे में अपन 2 के चैप्टर में पढ़ेंगे बेटा। तनु विलयन में विलेय की मात्रा कम होती है, कम विलेय अधिक विलायक में घुला होता है, वो तनु विलयन कहलाता है। और अधिक विलेय विलायक में घुला हुआ होता है, वो कहलाता है सांदर विलयन, जो प्रैक्टिकल के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, जो अपन वहाँ चर्चा करेंगे वहाँ। तो प्राप्त क्षीर में जल मिलाकर इतना तनु करते हैं कि इसमें 10 से 20% रबर रह जाए। इसके बाद इसमें क्या करते हैं? एसिटिक अम्ल मिलाते हैं। एसिटिक अम्ल जैसे अपन मिलाते हैं तो रबर के कोलोइडी कण स्कंदित होकर अवक्षेपित हो जाते हैं, जिन्हें छानकर पृथक कर लेते हैं। इस रबर को कहते हैं क्रेप रबर या कच्चा रबर या अपरिष्कृत रबर। उन्हें रिपीट कर दूं, रबर के पेड़ के तनों में विशेष प्रकार का चीरा लगाकर क्षीर प्राप्त करते हैं बड़े बड़े बर्तनों में। इसमें जल मिलाकर क्षीर को तनु कर देते हैं, जिसमें रबर 10 से 20% ही रहे। उसके बाद इसमें एसिटिक अम्ल मिला देते हैं, जिससे कोलोइडी कण, रबर के कोलोइडी कण स्कंदित हो जाते हैं, जिन्हें छानकर अलग कर लेते हैं। इस प्रकार प्राप्त जो रबर होगा उसको बेटा अपन क्या कहेंगे? क्रेप रबर। क्या बोलेंगे? क्रेप रबर। यह रबर जो होता है ये उपयोगी नहीं होता। क्या नहीं होता बेटा? उपयोगी नहीं होता। उसके क्या क्या कारण? नंबर 1, ये इसमें उच्च जल अवशोषण क्षमता पाई जाती है। उच्च जल अवशोषण क्षमता पाई जाती है। ऐसे अपन दूसरा लेना चाहिए, इसमें क्या कमी होती है? अध्रुवीय विलायकों में विलेय होता है, घुलनशील होता है।
बेंजीन, ईथर, पेट्रोल, इनमें घुलनशील होता है। ऐसे बेटा इसमें प्रत्यास्थता कम होती है, वेरी इंपॉर्टेंट। प्रत्यास्थता क्या होती है, इसमें कम होती है। ऐसे ही ये ऑक्सीकरण क्रमकों के प्रति प्रतिरोधी नहीं होता, ये उच्च ताप पर नरम हो जाता है और निम्न ताप पर भंगुर हो जाता है। इन गुणों में सुधार करने के लिए क्रेप रबर या कच्चे रबर का क्या करते हैं, रबर सल्फर के साथ उसका वल्नीकरण करते हैं। किसके साथ, इस क्रेप रबर को सल्फर के साथ क्या करते हैं, गर्म करते हैं। इस सल्फर के साथ गर्म करने की प्रक्रिया कहलाती है वल्नीकरण, अभी अपन पढ़ेंगे, जिससे इन सभी गुणों में क्या हो जाता है, सुधार हो जाता है। प्राकृतिक रबर का उपयोग की बात करें अपन, कहाँ कहाँ प्राकृतिक रबर का उपयोग करते हैं, तो मुख्यतः जूते बनाने में, बरसाती कोट बनाने में, गोल्फ की गेंद बनाने में। गोल्फ एक प्रकार का गेम है, खेल है, गोल्फ की गेंद बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। तो आई होप बेटा ये रबर प्राप्त करने की विधि आप प्रॉपर समझ गए होंगे। क्रेप रबर क्या होता है, क्रेप रबर में कौन कौन सी ड्रॉबैक्स होती है, उसमें कमी होती है, उसमें मतलब निम्न कोटि का रबर होता है क्रेप रबर, अपरिष्कृत रबर। अब अपन पढ़ते हैं प्राकृतिक रबर की संरचना पढ़ते हैं बेटा। प्राकृतिक रबर का संगठन, वह संरचना, वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट बात, प्राकृतिक रबर किसका बहुलक होता है, वेरी इंपॉर्टेंट, आइसोप्रीन। आइसोप्रीन का रेखीय बहुलक होता है। सभी बच्चों को अच्छे से याद रखना, प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन एकलक इकाइयों का रेखलक बहुलक होता है। आइसोप्रीन की अपन बात करें स्ट्रक्चर की, तो आपने आपको 11वीं क्लास में पढ़ाया था 1,3-ब्यूटाडाइइन। मैं स्ट्रक्चर ड्रॉ कर रहा हूं, CH2 CH CH डबल बॉन्ड CH2। इसका आयुपैक नेम क्या है, ब्यूटा 1,3-डाइइन या 1,3-ब्यूटाडाइइन। डबल बॉन्ड कितने इसमें, 2 हैं, डाइइन है। मैं यदि 2 नंबर कार्बन इस सिरे से या इस सिरे से, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक मैथिल समूह जोड़ दूं, हाइड्रोजन हटा दिया, मैथिल समूह जोड़ दिया, इसका आयुपैक नेम क्या जाएगा, 2-मैथिल, क्या नेम हो जाएगा इसका आयुपैक नेम, 2-मैथिल 1,3-ब्यूटाडाइइन। पैरेंटल कंपाउंड क्या है, 1,3-ब्यूटाडाइइन। तो आइसोप्रीन का आईयूपीएसी नाम लिखो, बोर्ड में क्वेश्चन आ जाए 1 मार्क का, तो 2-मैथिल 1,3-ब्यूटाडाइइन। आइसोप्रीन इकाइयां आपस में जुड़कर एक लीनियर पॉलीमर बनाती हैं, जिसको क्या बोलते हैं, प्राकृतिक रबर। और ये समबहुलक है, एक ही प्रकार की एक इकाइयां जुड़ती हैं, एन, तो इसको क्या कह सकते हैं, पॉली आइसोप्रीन। प्राकृतिक रबर को क्या बोल सकते हैं, पॉली आइसोप्रीन। जब रेखीय बहुलक बनता तो इसके 2 प्रकाशिक रूप बनते हैं, एक होता है समकक्ष, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं शीश, और दूसरा होता है विपक्ष, इसको बोलते हैं ट्रांस। अपन ने 10 के चैप्टर में कुछ पढ़ा, 9 के चैप्टर में, अभी 12th में आएगा, और अपन ने 11वीं क्लास के अंदर भी हाइड्रोकार्बन वाले चैप्टर में एल्कीन के अंदर ज्यामितीय समरूपता में अपन ने ये इनके बारे में पढ़ा। ज्यामितीय समरूपता के 2 रूप होते हैं, समकक्ष और विपक्ष। 9 के चैप्टर में एक बार पुनः उपसहसंयोजक यौगिकों के बारे में भी अपन इनके बारे में चर्चा वहां करेंगे। देखिए बेटा, अब अपन इस आइसोप्रीन की स्ट्रक्चर अपन ने ड्रॉ कर ली, इसका अपन संगठन देखें तो क्या होगा, C5H8। इसकी एन इकाई आपस में जुड़कर ये क्या हो गया, प्राकृतिक रबर या पॉली आइसोप्रीन का क्या हो गया, संगठन हो गया। आपसे पूछे प्राकृतिक रबर किन एकलकों से मिलकर बनता है, आइसोप्रीन। रेखीय बहुलक है, आइसोप्रीन इकाइयां जुड़कर रेखीय रूप से जुड़कर और प्राकृतिक रबर का निर्माण करती है। आइसोप्रीन का आयुपैक नेम ही हो गया। प्राकृतिक रबर का संगठन लिखिए, C5H8 का होल एन हो जाएगा। अब देखिए बेटा, एन इकाइयां 2-मैथिल ब्यूटा 1,3-डाइइन की आपस में
बहुलीकृत होती है या बहुलकन होता है, बहुलीकरण की प्रक्रिया होती है। देखिए डबल बॉन्ड आगे चला जाएगा तो इस कार्बन की इंक्रीज होगी, इस कार्बन की वैलेंस इंक्रीज होगी, CH2 CH3 CH CH2 होल N। ये क्या होगा बेटा, पॉली आइसोप्रीन, डबल बॉन्ड आगे चला गया, इन दो कार्बन के बीच में आ गया, इससे इन दोनों कार्बन की वैलेंस इंक्रीज हो गई और इस तरह से इस पॉली आइसोप्रीन या प्राकृतिक रबर जो होता है इसकी स्ट्रक्चर को अपन दर्शा सकते हैं। अब यहां देखिए 1 नंबर कार्बन और 4 नंबर कार्बन, ये एकलक इकाइयां बहुत सारी जुड़ती हैं, यहाँ इसी तरह से इधर और इसी तरह से इधर। 1 नंबर और 4 नंबर कार्बन, इट मीन्स अपन ये कहेंगे इसको कि प्राकृतिक रबर में एकलक इकाइयों के मध्य 1,4 योग होता है। कौन सा योग होता है, 1,4 योग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एकलक इकाइयों में 1,4 योग से प्राकृतिक रबर या पॉली आइसोप्रीन बनता है। पॉली आइसोप्रीन इकाइयां जब 1,4 योग करती हैं तो 2 प्रकार के समअवयवी रूप बनते हैं, एक समपक्ष दूसरा विपक्ष। प्राकृतिक रबर में विभिन्न बहुलक श्रृंखलाएं दुर्बल VWF वांडर वाल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन द्वारा एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं और कुंडलित संरचना बनाती हैं। अतः स्प्रिंग नुमा संरचना होने के कारण इनको खींचा जा सकता है, प्रत्यास्थता का गुण दर्शाते हैं। प्राकृतिक रबर जो होता है वेरी इंपॉर्टेंट, अगली जो बात है, प्राकृतिक रबर समपक्ष पॉली आइसोप्रीन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, इस पे क्वेश्चन आते हैं। प्राकृतिक रबर समपक्ष पॉली आइसोप्रीन होता है। इसका जो विपक्ष रूप होता है आइसोप्रीन का, विपक्ष पॉली आइसोप्रीन, इसको बोलते हैं गट्टा पारशा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इन पे बोर्ड पे क्वेश्चन आए हुए हैं। क्या होता है, गट्टा पारशा। अब इनके मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूं बेटा, ध्यान से समझना। पहले इसके एकलक, ये जो बहुलक की संरचना इसमें देखिए, द्विबंधित कार्बन जो है एक कार्बन से जुड़ा हुआ CH2 और CH3, और इस द्विबंधित कार्बन से एक हाइड्रोजन और एक CH2 जुड़ा हुआ है। इनको ध्यान में रखते हुए अपन स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे। पहले अपन प्राकृतिक रबर की बनाएंगे बेटा, देखिए CH2 C और दूसरा जुड़ा हुआ इससे CH3। अभी मैंने बताया द्विबंधित कार्बन से एक से CH2 और CH3 जुड़ा हुआ और दूसरे से जुड़ा हुआ है एक हाइड्रोजन। देखिए बेटा ये बताया आपको, एक हाइड्रोजन और दूसरा CH2। तो मैंने देखिए बेटा ये एक हाइड्रोजन जोड़ दिया और दूसरी ये CH2 जोड़ दिया। अब दूसरी यूनिट यहाँ होगी इसके पास, तो उसका CH2 देखिए U का U, आगे U का U बना दीजिए। इसी तरह से और बना दीजिए, पेज छोटा होने से मैंने बनाया नहीं, बाकी आप 1 2 3 इस तरह से 3 टाइम या 4 टाइम इसको शो करेंगे। ये क्या हो गया, समपक्ष पॉली आइसोप्रीन, जिसको बोलते हैं प्राकृतिक रबर। अब इसको समपक्ष क्यों कहा, आपको 11th क्लास में पढ़ाया था, द्विबंधित कार्बन के एक ही हो, समान परमाणु या समूह जुड़े हुए हो तो ऐसा ज्यामितीय रूप कहलाता है समपक्ष रूप। इस द्विबंधित, ये दोनों दो द्विबंधित कार्बन है, CH2 इस कार्बन पर भी इधर है और इस द्विबंधित कार्बन पर ये जो CH2 समूह है वो भी एक ही डायरेक्शन में है। अतः एक ही डायरेक्शन में होने पर ये क्या कहलाएगा, समपक्ष पॉली आइसोप्रीन, जिसको क्या बोला जाता है, प्राकृतिक रबर। इसका अर्थ ये हुआ, विपक्ष में अपन ये CH2 नीचे बनाएंगे, एक में नीचे दूसरे में ऊपर, इस तरह के मोनोमर को आपस में जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, विपक्ष पॉली आइसोप्रीन, जिसको क्या बोलेंगे, गट्टा पारशा। इन दोनों की संरचनाओं में इस बात का ही अपने को ध्यान रखना है, समपक्ष और विपक्ष। तो मैं बना रहा हूं आपका जो विपक्ष, जिसको गट्टा पारशा बोलते हैं, विपक्ष पॉली आइसोप्रीन की संरचना बना रहा हूं बेटा। देखिए CH2 C, CH3 C,
एक अपने बना दिया हाइड्रोजन यहाँ और एक CH2 यहाँ। क्यों? अपने को इस बार ऑपोजिट डायरेक्शन बनाना होगा। द्विबंधित कार्बन पर समान समूह जो CH2 है इनको ऑपोजिट डायरेक्शन बनाना है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। इस पर क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में आया हुआ है, आपके भी आ सकता है। अगली यूनिट CH2 अटैच होगी, C डबल बॉन्ड C, इसके साथ क्या जोड़ना होगा? अगला CH2 के साथ क्या है? CH3। इसकी प्रैक्टिस करनी होगी बेटा आपको कॉपी पेन लेकर। अब दूसरे इस पर क्या जोड़ना होगा? H इधर क्यों? क्योंकि CH2 अब की बार ऊपर शो करना, एक बार ऊपर फिर नीचे फिर ऊपर। अब आगे पेज थोड़ा कम हो गया, आप इसकी 3 टाइम यूनिट्स को शो कर देंगे। इस तरह से आप देखिए CH2 ऊपर, द्विबंधित दूसरे कार्बन पर नीचे की तरफ, फिर द्विबंधित अगले कार्बन में ऊपर की तरफ। इट मीन्स कौन सा रूप होगा? ज्यामितीय रूप, विपक्ष। और कौन सा बहुलक है ये? पॉली आइसोप्रीन। आइसोप्रीन इकाई जुड़ती है, समबहुलक है। विपक्ष पॉली आइसोप्रीन, जिसको बोलते हैं गट्टा फारसा। वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आपको अच्छे से समझना बेटा। इस तरह से कॉपी पेन लेकर आपको 1 2 3 टाइम्स आपको इनकी प्रैक्टिस करनी होगी। वीडियो को पूरा देखना होगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ लाइक करना होगा। आई होप आप रबर, मैंने यहाँ से शुरू किया था, आपका प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का रेखीय बहुलक होता है। आइसोप्रीन का आयुपैक नेम 2-मेथिल-1,3-ब्यूटाडाइईन होता है। प्राकृतिक रबर का संगठन C5H8 का होल N होता है। आपको पीछे के यहाँ आपको इसी में आपको प्राकृतिक रबर बनने का इक्वेशन आपको राइट करवाया। 1,4 योग से आइसोप्रीन इकाइयों के 1,4 योग से पॉली आइसोप्रीन बनता है। इसके 2 ज्यामितीय रूप होता है, एक समपक्ष विपक्ष। समपक्ष रूप समपक्ष पॉली आइसोप्रीन प्राकृतिक रबर होता है, जबकि विपक्ष पॉली आइसोप्रीन गट्टा पारसा होता है, जिसकी दोनों की संरचनाओं को अपन ने यहाँ बनाया। समपक्ष में CH2 दोनों द्विबंधित कार्बन की एक ही डायरेक्शन बनाने, और विपक्ष रूप में एक द्विबंधित कार्बन में CH2 ऊपर की तरफ है तो दूसरे में आपको ऑपोजिट डायरेक्शन में शो करना है। फिर अगले द्विबंधित कार्बन पे CH2 को ऑपोजिट डायरेक्शन में शो करना। विपक्ष पॉली आइसोप्रीन, मीन गट्टा पारसा। इन दोनों की स्ट्रक्चर पर बोर्ड में क्वेश्चन आ सकता है। बहुत अच्छी मेहनत करनी है, तभी आपको जाते वक्त पुनः मैं आपको कर रहा हूँ, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि सभी बनना चाहिए आप जैसा। जय हिंद, जय भारत।